कहते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन जिस दिन ये भरोसा टूटता है उस दिन बहुत सारी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। आज की कहानी कानपुर की है। कानपुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था राजेश गौतम। राजेश गौतम की उम्र 40 साल और राजेश गौतम के जो पिताजी थे उनकी मौत कुछ साल पहले होती है, लेकिन वो बहुत बड़े जमींदार थे और अपने तीनों बच्चों के नाम, चूँकि राजेश गौतम कुल 3 भाई थे, तो अपने तीनों बच्चों के नाम बहुत सारी वसीयत छोड़ कर जाते हैं और हर भाई के हिस्से में लगभग 20 करोड़ रुपए आते हैं। साथ ही राजेश गौतम एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और साइड में वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी किया करते थे। जब भी वो स्कूल से आते थे तो जो बचा खुचा टाइम उनको मिलता था उसमें वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे। 2012 में राजेश गौतम की शादी पिंकी नामक एक लड़की से होती है, पिंकी गौतम, और दोनों को कुछ वर्ष के बाद 2 बच्चे होते हैं। तो कुल मिलाकर राजेश गौतम की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल और बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। चूँकि राजेश गौतम के पास अथाह पैसा था, बहुत सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी थी। इसी बीच राजेश गौतम ने एक फ़ैसला लिया। कानपुर में इनका एक प्लॉट था जिस पर ये बहुत बड़ा बंगला बनवाना चाहते थे, कोठी बनवाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक उसी इलाके का रहने वाला एक राजमिस्त्री जो बहुत ही फेमस था, उसको राजेश बुलाते हैं और कहते हैं कि इस प्लॉट पे आज से तुम काम करोगे और इसकी जिम्मेदारी अब मैं तुमको सौंपता हूँ। उस राजमिस्त्री का नाम था शैलेंद्र सोनकर। शैलेंद्र सोनकर की उम्र भी लगभग 38-40 साल के आसपास रही होगी। अब इधर जो राजेश गौतम थे, सुबह वो 7 से 8 बजे के बीच स्कूल निकल जाया करते थे और स्कूल से 3 बजे वो वापस आते थे। राजेश गौतम 3 से 4 बजे के बीच जब घर आते थे, 1-2 घंटा पत्नी और बच्चों के साथ बिताया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से बाहर निकल जाया करते थे। तो कुल मिलाकर घर में राजेश गौतम की मौजूदगी बहुत कम होती थी और बहुत कम ही वो घर में रहा करते थे। इधर राजेश गौतम ने जिस बंगला बनाने के लिए जिस राजमिस्त्री को सौंपा था वो काम शुरू कर देता है, लेकिन कई बार राजेश गौतम के घर शैलेंद्र सोनकर का आना जाना शुरू हो जाता है, कभी पैसे को लेकर, कभी सामान को लेकर। जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, घर वर बनता है, तो आपने देखा होगा कि लगभग 1 से 2 साल घर बनने में समय लगता है, कई बार 3-3 साल में लोगों का घर बनकर तैयार होता है। तो ठीक इसी तरह शैलेंद्र सोनकर बार बार राजेश गौतम के घर उसका आना जाना शुरू हो जाता है। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद राजेश गौतम की पत्नी पिंकी और जो शैलेंद्र थे एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। चूँकि इसकी वजह ये थी कि राजेश गौतम घर में बहुत कम रहा करते थे। वो अपने स्कूल और अपने बिजनेस के काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको घर में टाइम मिलता ही नहीं था। और इसका फ़ायदा शैलेंद्र सोनकर नाम का जो ये राजमिस्त्री था वो उठाता है, क्योंकि घर के लगभग सारे काम, सारी जिम्मेदारियां एक तरीके से पिंकी के ऊपर आ जाती हैं। और राजेश गौतम की गैर मौजूदगी में शैलेंद्र सोनकर कभी किसी काम के बहाने, कभी किसी पैसे के बहाने बार बार आता जाता था। और इस दौरान में होता यह है कि दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। 2 बच्चों की माँ पिंकी गौतम, जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष के आसपास थी, उसको शैलेंद्र सोनकर से प्यार हो जाता है। अब ये बात आस पड़ोस के लोगों को बड़ी खटकती है। वो नोटिस करते हैं कि शैलेंद्र सोनकर राजेश गौतम के घर में आकर घंटों समय बिताता है राजेश गौतम की गैर मौजूदगी में। क्योंकि कोई भी इंसान किसी प्रोफेशन में अगर है तो किसी के घर अगर जाता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है, वो अपना काम किया और सीधे अपने घर निकल जाता है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने ये नोटिस किया कि राजेश गौतम के घर शैलेंद्र डेली आता है और बल्कि घंटों समय भी बिताता है। फिर ऐसी बातें छुपती हैं नहीं। फिर लोगों ने राजेश गौतम तक ये बात पहुंचाई। शुरू में तो राजेश गौतम ने इग्नोर किया, उनको लगा कि हो सकता है ऐसे ही होगा। लेकिन जब उसको फ़ोन करने के बाद, यानी कि राजेश गौतम ने शैलेंद्र सोनकर से कहा कि तुम घर मत जाया करो, जो भी काम है मुझको बताया करो, जो भी पैसे लेने देने हैं मुझसे तुम कहा करो, मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी राजेश गौतम ने यह नोटिस किया कि आए दिन शैलेंद्र सोनकर उनके घर जाता है। अब राजेश गौतम का शक भी सच में परिवर्तित हो जाता है और वो एक दिन शैलेंद्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से की जो भी पैसे हैं, जो भी तुमने काम किया है,
ये तुम अपने पैसे पकड़ो और आज के बाद मेरे घर मत आना, और इस काम में अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि राजेश गौतम की पत्नी पिंकी और शैलेंद्र को इस बात से इतनी दिक्कत होती है, चूँकि दोनों के मिलने जुलने पर अब पाबंदी लग जाती है, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। इधर जब ये सारी चीज़ें राजेश गौतम को पता नहीं थीं तो ये दोनों काम के बहाने घर में खुलकर मिलते थे। लेकिन जैसे ही ये बात राजेश गौतम को पता चलती है, अपनी पत्नी पिंकी को भी समझाते हैं इनडायरेक्ट वे में। वो कहते हैं कि देखो, आस पड़ोस के लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसा है तो तुम भी आइंदा से ख्याल रखना। लेकिन पिंकी को तो अपने आशिक यानी कि शैलेंद्र से प्यार हो चुका था। शुरू में ये फ़ोन से व्हाट्सएप से बातचीत करते हैं शैलेंद्र और पिंकी, फिर एक दूसरे से मिल न पाने की वजह से खून के आंसू पीकर ये रह जाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि एक दूसरे से कैसे मिला जाए। चूँकि पिंकी का पति राजेश उसके प्यार के बीच में रोड़ा बन रहा था, तो पहले तो ये अपने आशिक का मिजाज चेक करती है, उसको बताती है कि वो अपने पति राजेश गौतम को बीच से हटाना चाहती है। वो शैलेंद्र सोनकर का मन टटोलने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वो भी राजेश गौतम को रास्ते से हटाना चाहता है। दोनों एक दूसरे के साथ राजी हो जाते हैं। पिंकी देखती है कि वो तो अपने पति को मारना ही चाहती है, साथ ही जो उसका आशिक है वो भी इस बात में हामी भरता है। दोनों इस बात को तैयार होते हैं कि वो एक ना एक दिन अच्छा मौका देखकर राजेश गौतम को रास्ते से हटा देंगे। यानी कि पिंकी गौतम अपने आशिक को पाने के लिए, अपने पति को मरवाने के लिए आतुर थी। साथ ही पिंकी सिर्फ राजेश को मारना ही नहीं चाहती थी, बल्कि राजेश गौतम की जितनी भी संपत्ति थी उसको भी हथियाना चाहती थी। अब देखिए, यहीं पे एक पत्नी अगर अपने पति से उसका मेल नहीं खा रहा है, अगर उसकी वाइब मैच नहीं हो रही है, तो अपने पति से तलाक ले सकती थी, उससे अलग हो सकती थी। लेकिन एक जुर्म कैसे इंसान को गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, एक लालच कैसे इंसान को जानवर बना देता है, और हवस के चक्कर में इंसान पड़कर किस हद तक जा सकता है, इस कहानी से ये सीखा जा सकता है। खैर, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये राजेश गौतम को एक अच्छा दिन देखकर मरवाएंगे। अब दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि राजेश गौतम को कैसे मारा जाए। शैलेंद्र सोनकर एक दिन पिंकी गौतम को एक जहर की पुड़िया लाकर देता है और कहता है कि तुम राजेश के खाने में इस जहर को मिला देना, इसका काम तमाम हो जाएगा। पिंकी ठीक वैसा ही करती है। रात के खाने में पिंकी अपने पति राजेश गौतम के खाने में जहर मिलाती है। जैसे ही राजेश गौतम वो खाना खाते हैं, अचानक उनकी तबीयत खराब होती है। आनंद फानन में उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है। इलाज के दौरान राजेश गौतम ठीक हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ये पकड़ नहीं पाते हैं कि दरअसल इनको जहर देने से ऐसी स्थिति हुई है। हालांकि घर वाले अंदेशा जताते हैं कि किसी ने खाने में जहर वगैरह तो नहीं दे दिया, किसी ने जादू टोना या कोई टोटका तो नहीं कर दिया। लेकिन चूंकि राजेश गौतम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसलिए किसी का ध्यान उस बात की ओर नहीं जाता है, और लोग समझते हैं कि ऐसे ही कुछ नॉर्मल सी चीज़ होगी, फूड पॉइजनिंग होगी या ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। तो ये मामला बहुत ज़्यादा उभरता नहीं है। अब जैसे ही राजेश गौतम जहर खाने के बावजूद भी उनकी मौत नहीं होती है, तो ये सबसे बड़ा धक्का लगता है पिंकी और शैलेंद्र को। फिर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। शैलेंद्र समझाता है, कहता है कि इस बार वो हाई डोज की जहर की दवा ला कर देगा, लेकिन पिंकी सिरे से नकार देती है। कहती है ऑलरेडी एक बार हम लोग रिस्क ले चुके हैं, अब ऐसा अगर वो कुछ भी करेगी और कहीं वो दोनों पकड़े गए तो सारी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह जाएगी। फिर वो सोचते हैं कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी सुपारी किलर को पैसा देकर और राजेश गौतम को मरवा देते हैं। फिर शैलेंद्र एक सुपारी किलर को हायर करता है। पैसे पिंकी देती है, चूँकि अथाह पैसा था। 4 लाख रुपए में डील फिक्स होती है, लेकिन इत्तेफाक से जो सुपारी किलर थे वो पैसा लेने के बाद वो भी फरार हो जाते हैं और एक तरीके से इन दोनों को चूना लगा देते हैं। तो इन दोनों की जो दूसरी नाकामी थी राजेश गौतम को मारने के लिए, ये 2 बार असफल हो जाते हैं। इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्यों ना ये दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दें, और दोनों यानी पिंकी खुद कहती है कि मैं अपने पति को मरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये एक कार का बंदोबस्त करेंगे। कार का जो नंबर प्लेट होगा वो फर्जी होगा, और साथ ही एक और बैकअप कार तैयार किया जाएगा और एक ड्राइवर को हायर किया जाएगा, और टक्कर मारकर ऐसे दिखाया जाएगा कि एक रोड एक्सीडेंट में राजेश गौतम की मौत हो गई। और यहीं पे जो पिंकी गौतम है वो अपने आशिक से कहती है कि रोज़ सुबह उसका पति टहलने के लिए जाता है, ये अच्छा मौका है, इसमें हम लोग इसको निपटा देते हैं। ये ठीक वैसा ही करते हैं। नवंबर 2023 में राजेश गौतम टहलने के लिए निकलता है। चूँकि राजेश गौतम की आदत थी, जब भी वो टहलने निकला करते थे
वो अपने बच्चों को साथ लेकर जाया करते थे, उनको सुबह जल्दी उठाने की कोशिश करते थे, उनसे बातचीत करते थे। लेकिन जिस दिन इस घटना को अंजाम देना था, राजेश गौतम सुबह उठने के बाद अपने बच्चों को उठाते हैं और कहते हैं टहलने के लिए, लेकिन पिंकी मना कर देती है और कहती है कि बच्चों की तबीयत सही नहीं है, आज आप अकेले चले जाओ। देखिए इस औरत का कि एक तरफ अपने बच्चों की ज़िंदगी की सलामती चाहती है और वहीं दूसरी तरफ अपने पति को मारना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि उसके धन पर कब्जा कर सके और अपने आशिक के साथ वो मौज मस्ती की ज़िंदगी जी सके। खैर, राजेश गौतम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और अकेले ही, शनिवार का दिन था, वो निकल जाते हैं। फिर ये इधर फ़ोन करती है शैलेंद्र को और कहती है कि मेरा पति निकल चुका है, तुम लोग रेडी रहो। 2 गाड़ी इसलिए तैयार की जाती है कि अगर एक गाड़ी टक्कर मारने के दौरान अगर रुक जाती है या ख़राब हो जाती है तो जो बैकअप वाली गाड़ी होगी, हम उसमें उतर कर इस गाड़ी से दूसरे गाड़ी में बैठ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम वहाँ से भाग जाएंगे। ये लोग ठीक वैसा ही करते हैं। इधर पिंकी गौतम को शैलेंद्र सोनकर कार लेकर आता है, ये बैठते हैं और दूर से देखते हैं कि राजेश गौतम टहल रहा है एक स्वीट शॉप के पास। ये जो ड्राइवर था उससे कहते हैं कि गाड़ी इतनी तेज़ी से भगाओ, इतनी तेज़ी से चलाओ कि इसका नामो निशान मिट जाए। ड्राइवर ठीक वैसा ही करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को चलाते हुए वो राजेश गौतम को टक्कर मारता है। टक्कर इतना ज़ोरदार था कि राजेश गौतम कुछ देर तड़पने के बाद उनकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन जो चश्मदीद थे उन्होंने देखा कि एक गाड़ी जो राजेश गौतम को टक्कर मार रही है और टक्कर मारने के बाद उसमें से 3 लोग निकले। और इत्तेफाक देखिए कि जब ये दोनों ड्राइवर और ये शैलेंद्र सोनकर और पिंकी उस जब कार में बैठे हुए थे और जब राजेश गौतम को टक्कर मारी जाती है, इत्तेफाक से वो गाड़ी वहीं बंद हो जाती है। और इनका अंदाज़ा यानी कि सही था। ये लोग जैसे कि बैकअप गाड़ी के तौर पे दूसरा गाड़ी भी लेकर आए थे, वो गाड़ी भी पहले कार को फॉलो कर रही थी। जैसे ही वो गाड़ी बंद होती है, दूसरी कार आती है, उसमें तीनों उस कार से निकलते हैं और दूसरे कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं टक्कर मारने के बाद। लेकिन जो आसपास के जो चश्मदीद लोग थे, मौके पर पुलिस आती है और वो लोग बताते हैं कि कैसे एक कार आई, इस व्यक्ति को टक्कर मारी और टक्कर मारने के कुछ मिनटों में ही दूसरी कार आती है जिसमें बैठकर 3 लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस वालों ने पहली नज़र में इस केस को रोड एक्सीडेंट समझकर मामला दर्ज किया। लेकिन तभी इस कहानी में एक क्लाइमेक्स आता है। जो राजेश गौतम के 2 भाई और थे, पुलिस वालों को शक जताते हैं कि साहब ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि हमारे भाई की सोची समझी साजिश के तहत उसको मारा गया है। पुलिस वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और जो राजेश गौतम के भाई थे वो शक जताते हैं कि इसमें उनके भाभी यानी कि उसके भाई की पत्नी का ही हाथ है। वो बताते हैं कि इसके पहले भी उनके भाई को मारने की कोशिश की गई थी खाने में जहर देकर, और आज ये जो घटना हुई है इसमें भी उनके भाभी का ही हाथ हो सकता है। पुलिस वाले फ़ौरन पिंकी गौतम का कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जैसे ही कॉल डिटेल सामने निकल कर आती है, उस दिन लगभग 5 से 6 बजे के बीच में इसने शैलेंद्र सोनकर को फ़ोन किया था और दोनों के नंबर की मौजूदगी एक ही स्थान पर होती है। पुलिस फ़ौरन शैलेंद्र सोनकर को उठाती है। अच्छा, इसके बीच होता ये है कि पुलिस वाले जब सीसीटीवी कैमरे को पहली बार चेक करते हैं तो उतना वो सीरियसली नहीं चेक करते हैं। वो देखते हैं कि एक कार टक्कर मारती है और वो इतना ही देखकर इस केस को रोड एक्सीडेंट समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब इनके दोनों भाई, राजेश गौतम के दोनों भाई, ये शक जताते हैं कि इस हत्या में उनकी ही भाभी का हाथ है, पुलिस वाले दोबारा उस जब सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि एक कार में ये लोग टक्कर मारते हैं और कुछ देर बाद जब वो गाड़ी बंद हो जाती है, उसमें से 3 लोग बाहर निकलते हैं। तीनों में एक महिला थी, 2 पुरुष थे और तीनों निकलने के बाद दूसरे कार में बैठते हैं। पुलिस वाले जैसे ही ये देखते हैं, पुलिस वालों को शक हो जाता है और तब तक राजेश गौतम के भाइयों ने भी ये शक जता दिया था कि इनके भाभी का ही इस हत्या में हाथ हो सकता है। पुलिस वाले फ़ौरन दोनों की कॉल डिटेल जब निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाने के बाद शैलेंद्र सोनकर को पुलिस पकड़ती है। अच्छे से उसकी खातिरदारी की जाती है। कुछ देर बाद वो तोते की तरह बोलना शुरू करता है और पूरी कहानी बताता है। इसके बाद फिर पिंकी गौतम को भी पकड़ा जाता है और पिंकी गौतम भी पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देती है। फिर ये दोनों पुलिस वालों को बताते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे और राजेश गौतम की प्रॉपर्टी को भी हथियाना चाहते थे। अब देखिए, यहाँ पे चाहती तो आसानी से डिवोर्स ले करके अपने आशिक के साथ ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन इसको मालूम था कि अगर ये डिवोर्स लेगी तो इसके पति के हिस्से में से इसको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी
और इसलिए इसने इस पूरे चक्रव्यूह को रचा, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। खैर बाद में पुलिस वालों ने इन दोनों को जेल भेज दिया, लेकिन इस घटना से जिसने भी इस घटना को सुना सभी लोग हैरान परेशान। लेकिन कैसे इस महिला की बेवकूफ़ी ने, इसकी लालच ने, इसकी हवस ने न सिर्फ इसके पति की जान ली, बल्कि इसके दोनों बच्चे भी अनाथ और यतीम हो गए। और इस घटना को अंजाम देने के बाद कहीं ना कहीं बहुत कम भी तो इसको उम्र कैद की सज़ा तो कहीं नहीं गई है। अब ये पूरे ज़िंदगी जेल में सड़ेगी, ना इसको अब इसका आशिक मिल पाएगा और ना इसको अपने पति की संपत्ति मिल पाएगी। लेकिन इस कहानी की जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसके जो दोनों बच्चे थे वो दोनों अनाथ हो गए, यतीम हो गए। उन्होंने अपने बाप को खो दिया और जो माँ है पूरे जीवन जेल में सड़ेगी। लेकिन इंसान अगर कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचे, वो ये सोचे कि इसके आगे का परिणाम क्या होगा, तो ऐसी किसी भी घटना को अंजाम देने से वो बच सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी इंसान के ऊपर भूत सवार होता है वो सही और गलत का फ़र्क भूल जाता है और कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो आज कहानी में इतना ही दोस्तों। आप भी ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।